रानी बहुत ही भोली भाली लड़की थी। छल कपट उसे छू तक नहीं गया था। उसके स्वभाव के विपरीत उसकी सौतेली बहन बिन्नी बहुत चालाक और आलसी थी। रानी की माँ बचपन में ही परलोक सिधार गई थी। परिवार में रानी की सौतेली माँ और सौतेली बहन बिन्नी ही थी। उसके पिता दूर शहर में काम करते थे। साल में एक बार ही घर आते थे। रानी की सौतेली माँ उसको जरा भी प्यार नहीं करती थी। रानी, मैं बिन्नी के साथ मेले जा रही हूँ। घर का सारा काम खत्म करके खाना बना लेना। उसकी माँ सारे घर का काम रानी से ही करवाती थी। बिन्नी और माँ दिन भर पलंग पर बैठकर मस्ती करती और खाती पीती रहती थी। रानी बेचारी सारा दिन काम करती, परंतु माँ उसे रूखा सूखा ही खाने को देती। लेकिन रानी फिर भी अपनी माँ से कोई शिकायत नहीं करती। बिन्नी भी अपनी माँ की आदत का खूब लाभ उठाती थी। मौका पाकर रानी की झूठी शिकायत करती रहती थी। कभी कभी, माँ देखो, रानी ने यहाँ ठीक से सफाई नहीं की है। माँ अक्सर रानी की पिटाई भी कर देती थी। एक दिन रानी काम करके थक गई थी। उसे बहुत भूख लग रही थी। भूख से उसके पेट में दर्द होने लगा। माँ, मेरे पेट में जोर का दर्द है, कुछ खाने को दे दो। पेट में दर्द है और खाने को मांग रही है? खाने से पेट दर्द और बढ़ जाएगा। रानी बहुत दुखी हुई, परंतु उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सारा दिन घर का काम करती रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु उन आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं था। वो रात भर सो नहीं सकी। सारे दिन काम करके भूखे रहने से तो अच्छा है मैं इस घर को ही छोड़ दूं। उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। रात के अंधेरे में चुपचाप घर से निकल पड़ी। उसे जोर की भूख लग गई थी। सामने ही जामुन का पेड़ था। वो जैसे तैसे उस पेड़ पर चढ़ गई और जामुन खाने लगी। पेट भर जाने पर नीचे उतर आई। तब तक दिन निकल चुका था। उसे रोकने वाला कोई नहीं था। जंगल में खेलने में तो कितना आनंद आ रहा है। घर पर तो कभी मुझे खेलना नसीब ही नहीं होता। खेलते खेलते रात हो गई। अब रानी को अंधेरे से डर लग रहा था, अतः जामुन के पेड़ के नीचे ही बैठ गई। जैसे जैसे रात बीत रही थी, ठंड भी बढ़ती जा रही थी। अपने आप को ठंड से बचाने के लिए वो सिकुड़ती जा रही थी। उसे कंपकंपी छूट रही थी। उसने आंखें बंद कर ली और सोने का प्रयास करने लगी, परंतु कुछ ही क्षणों में उसे अपने सामने तेज रोशनी दिखाई दी। रानी ने आंखें खोली तो देखा सामने एक सुनहरे बालों वाली परी खड़ी थी। उसने सफेद वस्त्र पहने हुए थे। घबराओ मत, तुम्हारा नाम क्या है? मैं शरद ऋतु की परी हूँ। मेरे आने से हर तरफ सर्दी बढ़ जाती है। क्या तुम्हें सर्दी अच्छी लगती है? मेरा नाम रानी है। मुझे सर्दी की ऋतु बहुत अच्छी लगती है। सर्दी के फल, संतरे, सेब और अंगूर सब बहुत अच्छे लगते हैं। सर्दियों में धूप में खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। शरद ऋतु की परी बहुत खुश हुई और उसने उसको एक मोटा मखमली कंबल देते हुए, लो ये ओढ़ लो, तुम्हें सर्दी लग रही है, ये थैली रख लो, इसमें ढेर सारा धन और कीमती आभूषण है। ये तुम्हारे लिए मेरा उपहार है। ये तुम्हारी जिंदगी में काम आएंगे। शरद ऋतु की परी रानी को उपहार देकर अदृश्य हो गई। रानी सारे उपहार पाकर बहुत खुश हुई। उसने थैली को बगल में दबा लिया और कंबल ओढ़कर सोने का प्रयास करने लगी। कंबल की गर्माहट से कुछ ही क्षणों में उसे नींद आ गई। थोड़ी देर में रानी को गर्मी सी महसूस होने लगी। रानी ने कंबल उठाकर आंखें खोली तो देखा एक सुंदर परी खड़ी थी। उस परी ने गहरे हरे और पीले वस्त्र पहने थे। उसकी आंखों में चमक थी। क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? नहीं, मैं आपको कभी नहीं देखी। उसने नाम में सिर हिलाया। मैं ग्रीष्म ऋतु की परी हूँ। मेरे आने से गर्मियों की ऋतु आरंभ हो जाती है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें गर्मी की ऋतु कैसी लगती है? रानी को बहुत गर्मी लगने लगी थी। वो कंबल एक तरफ रखते हुए बोली, मुझे तो गर्मी बहुत पसंद है।
गर्मियों में आम, तरबूज, खरबूजे खाने में बहुत आनंद आता है। मैं तो पेड़ों से तोड़कर कच्चे आम भी खूब खाती हूँ। और हाँ, आइसक्रीम का मजा तो गर्मियों में ही आता है। मुझे गर्मी की ऋतु बहुत पसंद है। रानी, तुम बहुत प्यारी लड़की हो। तुमने मेरे दिल को खुश कर दिया। मैं तुम्हें एक तश्तरी देती हूँ। जो खाने की इच्छा करोगी वो हाजिर हो जाएगा। इतना कहकर वो अदृश्य हो गई। रानी इतने सारे उपहार पाकर बहुत खुश हुई। अब वो सोने का प्रयास करने लगी। तभी उसने चिड़ियों की चहचहाहट सुनी। लगता है सुबह हो गई है। मैं रात में सोती रही थी, अतः मुझे भूख महसूस हो रही है। रानी ने तश्तरी निकालकर अपनी आंखें बंद कर ली और उस पर अपनी उंगली रख दी। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे दूध चाहिए। उसने आंखें खोली तो देखा कि तश्तरी में दूध भरा ग्लास रखा था। रानी दूध खत्म करने ही वाली थी कि उसे महसूस हुआ कि उसके ऊपर पानी की बूंदें टपक रही है। रानी ने सिर ऊपर उठाया तो देखा एक सुंदर परी हरे कपड़े पहने खड़ी थी। वो परी रानी के काफी पास आ गई थी। उसके कपड़े गीले थे और बालों से पानी टपक रहा था। क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? मैं आपको पहले कभी नहीं देखा। मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं वर्षा ऋतु की परी हूँ। मेरे आने से चारों ओर हरियाली छा जाती है, हर पेड़ पौधे में जान आ जाती है। अच्छा तुम बताओ कि तुम्हें बरसात का मौसम कैसा लगता है? अरे बारिश तो मुझे बहुत आनंद आता है। मैं बारिश में खूब खेलती हूँ, नृत्य करती हूँ। पानी में कागज की नाव डालकर उनके पीछे पीछे जाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। वर्षा ऋतु में मीठे मीठे जामुन भी मुझे बहुत भाते हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी माँ तुम्हें वर्षा में भीगने देती है? क्या वो तुम्हें प्यार करती है? क्यों नहीं, मेरी माँ बहुत अच्छी है और मुझे बहुत प्यार करती है। मुझे किसी काम को करने से मना नहीं करती। मुझे घर जाना है। ये कहकर रानी रोने लगी और उसे घर की याद आने लगी। बेटी रो नहीं, मैं एक चटाई और एक चमत्कारी अंगूठी तुम्हें देती हूँ। इस चटाई पर बैठते ही तुम अपनी माँ के पास पहुँच जाओगी और अंगूठी सदैव तुम्हें मुश्किलों से बचाएगी। इतना कहकर वर्षा ऋतु की परी ओझल हो गई। रानी को अपने घर की याद सता रही थी। उसने चटाई बिछाई और अपना सारा सामान लेकर उसके ऊपर बैठ गई। कुछ ही क्षणों में वो अपने घर पहुंच गई। उसकी सौतेली माँ ने सोचा था कि अब उस बला से पीछा छूटा, पर रानी को सामने देखकर दुखी हो गई, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। माँ ये देखो, मैं कितने सारे उपहार लाई हूँ। उसने सारे उपहार माँ को दिए तो वो खुश हो गई और उनके बारे में विस्तार से पूछने लगी। रानी ने माँ को सारी बातें बता दी। इस अंगूठी का तुम क्या करोगी? लाओ मुझे दे दो। उसने रानी की उंगली से अंगूठी जबरदस्ती उतारने की कोशिश की, परंतु अंगूठी नहीं उतरी। उसकी अंगूठी देखकर माँ को लालच आ गया था। बिन्नी, तुम भी जंगल में जाओ, तुम्हें भी ऋतुओं की परियां ऐसे ही अनमोल उपहार देंगी। उसने बिन्नी को भी जंगल भेजने का निश्चय किया। बिन्नी को जंगल में जाने में डर लग रहा था, परंतु माँ के कहने से वो नए उपहारों के लालच में जंगल की ओर रवाना हो गई। बिन्नी चलते चलते वहाँ पहुँच गई जहाँ रानी गई थी। रात को उसी प्रकार शरद ऋतु की परी आई और अपना प्रश्न भी उससे पूछा। सर्दी की ऋतु तुम्हें कैसी लगती है? बिन्नी ने कभी मीठा बोलना सीखा ही नहीं था। रानी को सच बोलने का इनाम मिला है, इसलिए मुझे भी सच ही बोलना है। मुझे सर्दी की ऋतु बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसमें मौसम में धूप नहीं निकलती और मुझे धूप में बैठने की इच्छा होती है। ज्यादा सर्दी के कारण मैं अपनी सहेलियों के साथ खेल भी नहीं पाती। सर्दी में बिस्तर में ही बैठी रहती हूँ। मेरी बहन रानी मेरा सारा काम करती रहती है। लो, ये कंबल ओढ़कर सो जाओ। उसने उसको एक थैली और कंबल दिया और गायब हो गई। बिन्नी ने जैसे ही कंबल ओढ़ा तो उसे लगा कि उसे कीड़े काट रहे हैं। उसने देखा कि थैली में भी कीड़े भरे थे। थैली को फेंककर वो सोने का प्रयास करने लगी। तभी ग्रीष्म ऋतु की परी आ गई। तुम्हें गर्मी की ऋतु कैसी लगती है? ये तो बड़ी गंदी होती है।
हरदम पसीना आता रहता है। मुझे तो ज्यादा गर्मी के कारण खेलने को भी नहीं मिलता। गर्मी के पसीने से भरे मरे नए कपड़े खराब हो जाते हैं। गर्मी के कारण मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ये तश्तरी पकड़ो। तश्तरी पकड़ाकर वो गायब हो गई। बिन्नी ने ज्यों ही तश्तरी में हाथ रखा, उसमें तरह तरह के कीड़े बिलबिलाने लगे। बिन्नी को डर लगने लगा। तभी वहाँ वर्षा ऋतु की परी आ गई। उसने भी बिन्नी से वही सवाल पूछा, तुम्हें वर्षा ऋतु कैसी लगती है? बिन्नी बहुत परेशान थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे। बारिश का मौसम तो सबसे गंदा होता है। जगह जगह पानी भर जाता है और मैं बाहर जाकर खेल भी नहीं पाती। कभी कभी तो स्कूल भी नहीं जा पाती। खाने की चीजें सड़ने लगती है। मुझे तो वर्षा ऋतु से नफरत है। बिन्नी का जवाब सुनकर वर्षा ऋतु की परी क्रोधित हो गई। ये लो अंगूठी और ये लो चटाई, तुम उपहार के लिए ही आई थी ना? इतना कहकर वर्षा ऋतु की परी ओझल हो गई। बिन्नी ज्यों ही चटाई पर बैठी, उसे महसूस हुआ कि उसे आग जैसी तपिश महसूस हो रही है। तभी उसने अंगूठी पहन ली। अंगूठी से तेज आग निकली और बिन्नी लपटों से घिर गई। तभी बिन्नी की माँ उसे देखने के लिए वहाँ पहुँच गई। हाय राम, मेरी बेटी को क्या हो गया? उसने मुश्किल से आग को बुझाया। बिन्नी काफी जल चुकी थी। माँ, तुमने मुझे कभी सही बातों की शिक्षा नहीं दी। मैं सदैव सबसे बुरा बोलती रही, रानी की शिकायतें करती रही। तुम भी रानी के साथ बुरा व्यवहार करती रही, तभी भगवान ने हमें ये सजा दी है। रानी आकर अपनी बहन को प्यार करने लगी। ये देखकर माँ को एहसास हुआ कि रानी कितनी अच्छी लड़की है। रानी के साथ दुर्व्यवहार करके मैंने गलती की। मैं एक माँ हूँ और माँ के लिए सारे बच्चे एक समान होते हैं। मैंने बिन्नी को अच्छी बातें न सिखाकर इसका भी बुरा किया और साथ साथ अपना भी बुरा किया। माँ ने निश्चय किया कि अब वो दोनों बेटियों को समान रूप से प्यार करेगी। कुछ दिनों में बिन्नी ठीक हो गई और सब मिलकर फिर से रहने लगे। एक गांव में राजन और रश्मि नामक दो पति पत्नी और उनका बेटा संजय रहा करते थे। राजन एक गरीब किसान था, लेकिन वो ईमानदार और मेहनती नौजवान था। वो अधिक पढ़ाई नहीं कर पाया था, लेकिन अपने बेटे संजय को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपना लेकर वो बड़ी मेहनत करता था। एक दिन संजय अपने पिता राजन की मदद करने के लिए खेत में पहुंच गया। राजन ने उसे रोक दिया। बेटा संजय, अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। ये काम मेरा है, मुझे करने दो। बेटा, तुम मन लगाकर पढ़ो ताकि तुम्हें अच्छी शिक्षा मिले और जीवन में आगे बढ़ जाओ। संजय एक मेधावी छात्र था। उसने अपने गांव के स्कूल से इंटर 12वीं की कक्षा प्रथम श्रेणी के साथ पास की। उसके गांव के स्कूल में 12वीं तक की ही पढ़ाई होती थी। आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना था, लेकिन उनके सामने कठिनाई का पहाड़ था। गरीबी के कारण उसके माँ बाप के पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। शहर में रहना, किताब कॉपियों का खर्चा, कॉलेज की फीस, कपड़ों का खर्चा, सब कुछ एक टेढ़ी खीर लग रहा था। संजय अपने पुराने छोटे कपड़े पहनकर किसी तरह शहर पहुंच गया। उसने रहने के लिए एक दूर से रिश्तेदार के यहाँ बरामदे में जगह मिल गई, जहाँ ऊपर छप्पर में बहुत ज्यादा छेद था। फीस के पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाया था। उसे अपने पत्नी की कही हुई बात याद आ रही थी। उन्होंने कहा था, कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारना। वो हिम्मत करके रात में जब बरामदे में सोया तो बरसात शुरू हो गई और फिर क्या था, पानी छप्पर के छेद से टप टप गिरने लगा। संजय का बड़ा बुरा हाल था। किसी तरह रात कटी। इसके बाद हर समय वक्त संजय की हिम्मत की परीक्षा लेने लगा। कॉलेज की फीस के रुपए नहीं आए तो संजय का एडमिशन नहीं हो पाया। आज एडमिशन का आखिरी दिन था। वो कॉलेज के बाहर मुंह लटकाए खड़ा था। उसकी आशाओं के रंगीन महल चकनाचूर हो गए थे। इतने में एक खूबसूरत लड़की आई और उसने संजय से जान पहचान बनाने के लिए अपना परिचय दिया। हाय, माई सेल्फ दिव्या, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? संजय पूरी तरह से चौंक गया। संजय है नाम मेरा। ऐसा लगता है आपको एडमिशन की लिस्ट पे अपना नाम देखने की ख्वाहिश है।
एडमिशन की लिस्ट, मेरा नाम नहीं आ पाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? नाम आ जाएगा। संजय की आंखें भर आई। उसे अब गांव जाने का रास्ता ढूंढने की सूझ रही थी। एडमिशन उनका होता है जो नसीब वाले होते हैं। शायद कॉलेज की पढ़ाई मेरे नसीब में नहीं है। ना फीस है ना किताबें हैं। मुझे तो कॉलेज की तरफ देखने में भी डर लग रहा है। देखो, कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारना। ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। संजय सोचने लगा कि ये लड़की उसे हमदर्दी दिखाकर झूठी दिलासा दे रही है। इतने में लड़की ने संजय के हाथ में अपनी एक किताब दे दी और कॉलेज के अंदर चली गई। संजय किताब को देखकर सोचने लगा। उसने किताब के अंदर देखा तो एक चमकीली रोशनी आ रही थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो दिव्या का इंतजार कर रहा था कि वो आए और उसे उसकी किताब लौटाई जा सके। कुछ देर के बाद फिर से वापस आ गए। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर संजय, तुम्हारा एडमिशन हो चुका है और लिस्ट में तुम्हारा नाम भी है। संजय को विश्वास नहीं हुआ। दिव्या संजय को एडमिशन लिस्ट के पास ले गई और कंफर्म कराया। संजय को बड़ी खुशी हुई, लेकिन वो आश्चर्य से सोचने पर मजबूर हो गया। उसके सामने सवाल पैदा हो गया कि फीस किसने भरी। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो दिव्या वहाँ से जा चुकी थी। दिव्या की किताब संजय के पास ही रह गई थी। वो घर चला आया। वो कॉलेज से घर गया। उसे अपने आप पर बड़ी शर्म आ रही थी। उसके कपड़े भी ढंग के नहीं थे, जेब में रुपए भी नहीं थे। वो बहुत उदास था। उसने किताब को खोला और उदास होकर सोचने लगा। अचानक सामने अच्छे कपड़े आ गए। उसके ऊपर कुछ रुपए भी आ गए। उसके अभ्यास क्रम की सारी किताबें आ गई। अचानक बरामदे के छप्पर के सारे छेद बंद हो गए। छप्पर पूरी तरह से अच्छा बन गया। अरे बाप रे, ये किताब जादुई है। जादू दिखा रही है। इसने तो मेरी मुश्किल हल कर दी। शायद इसी के जादू से मेरी फीस भी भर गई है। कपड़े, रुपए, किताबें सब आ गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस जादुई किताब को देने वाली सुंदरी कहाँ गई? दूसरे दिन संजय कॉलेज में पढ़ने के लिए आया, लेकिन उसे दिव्या कहीं भी नहीं दिखाई पड़ी। उसकी निगाहें दिन भर दिव्या को ढूंढती रही, लेकिन वो नहीं मिली। इसी तरह से दिन बीतते चले गए, लेकिन दिव्या से मुलाकात नहीं हो पाई। एक दिन संजय कॉलेज के लिए आ रहा था। अचानक उसका रास्ते में एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। उसके सर में गहरी चोट आ गई। उसकी जादुई किताब उसके हाथ से छूट गई थी। वो सब कुछ भूल चुका था। उसने अपनी पढ़ाई की भी सारी बातें भूल गई। वो याद करने की कोशिश करता, लेकिन बहुत सारे उत्तर उसे याद ही नहीं आ रहे थे। कुछ दिन के बाद परीक्षा पास आ गई। संजय बहुत परेशान हो गया। उसके सामने सब अंधेरा नजर आ रहा था। वो कॉलेज के बाहर से ही वापस लौटने लगा। इतने में एक सुंदर परी आकाश से पास में ही उतरी। वो दिव्या ही थी। वो परी का स्वरूप छोड़कर दिव्या रूप में आ गई और अपने हाथ से वही जादुई किताब लेकर संजय के पास पहुंच गई। दिव्या, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने हर दिन तुम्हारा इंतजार किया। तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिली। कहाँ चली गई थी? मेरा एक्सीडेंट हो गया। तुम्हारी किताब भी खो गई। मुझे कुछ याद नहीं रहता। मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम परीक्षा में फेल नहीं होगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लो किताब और शुरू कर दो पढ़ाई। जादुई किताब के हाथ में आते ही ऐसे चमत्कार हो गया। संजय की याददाश्त वापस आ गई। वो जितने उत्तर भूल गया था वो सब याद आ गया। दिव्या ने उसके साथ बैठकर परीक्षा की तैयारी कराई। संजय ने परीक्षा दी और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। वो प्रथम श्रेणी में पास हुआ। दिव्या भी बड़े अच्छे अंकों से पास हुई थी। संजय बड़ी खुशी से अपने रिजल्ट देख रहा था। दिव्या ने उसे बहुत बहुत बधाई दी और संजय ने भी दिव्या को बधाई दी। वो बहुत देर तक संजय के साथ रही। शाम होने वाली थी और अचानक दिव्या संजय से कुछ दूर चली गई और परी रूप में परिवर्तित होकर आकाश में उड़ती चली गई। संजय अपने हाथ में जादुई किताब लेकर दिव्या परी को दूर उड़ते जाते हुए देखता रहा।